नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, हमारे पैनलिस्ट। अभी राज्यसभा के चुनाव होके चुके हैं, जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई है और ख़ास बात यह रही कि क्रॉस वोटिंग दो दो राज्यों में हुई, हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, जहां पर जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की, तो हिमाचल प्रदेश में जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी दल है कांग्रेस के, 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आती है। आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस के जरिए खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है। इस देश में जो कुछ हो रहा है आज, इस देश में इलेक्शन 1934-35 से शायद शुरू हुए थे अंग्रेजों के टाइम, और ये बीमारी केवल भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है कि लोकतंत्र इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, परंतु इसका अल्टरनेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुकरात जो सबसे विद्वान माना जाता है, सुकरात की लिखी हुई शब्द है। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके खिलाफ कानून बनवाया, 1/3 2/3 लोगों ने उसका रास्ता निकाला, फिर उसमें अमेंडमेंट करके 2/3 1/3 उल्टा किया अरुण जेटली जी ने, सबने, पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि जब चरित्र गिरता है, मॉरलिटी एथिक्स सब समाप्त होते हैं, तो आदमी केवल सत्ता, धन और जो बाकी लालसाएं हैं उनकी तरफ बढ़ता है। तो राजनीति, तो मैं जब कह रहा हूँ कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए कई बार मैं मजाक में कहता हूँ राजनीति आज वेश्या की तरह हो गई कुछ लोगों के लिए। यस, सबसे मोस्ट सेकुलर कोई व्यक्ति मैं मानता हूँ धरती पे, तो मैं वेश्या को मानता हूँ। आज मैं राजनीति में रह के अंदर से देखने के बाद ये कह रहा हूँ हमारी राजनीति की स्थिति, परंतु 10-12 साल में एक परिवर्तन पॉजिटिव आ रहा है। आ क्यों रहा है कि आज की तारीख में जो धन कमाने की चेष्टा थी या रास्ते थे, वो तो मोस्टली अब बंद कर दिए। मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी इतनी ला दी, पैसा ट्रांसफर होगा तो बैंक में सारी चीज़ों की, लेकिन बावजूद उसके अगर बीजेपी पे ऐसे आरोप लगते हैं, या जो काम दूसरी सरकारें करती रही वही काम बीजेपी करेगी, तो क्या फर्क रहेगा दोनों में? मतलब जो एक तो ये जो शब्द आ गया ना, अंतरात्मा की आवाज़, ये इंदिरा जी ने शुरू किया था, आपको ध्यान ना हो तो मैं बता दूँ। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, रूलिंग पार्टी का राष्ट्रपति संजीव रेड्डी, खुद प्रपोजर इंदिरा गांधी थी, और उसके सामने उन्होंने ही बीबी गिरी को खड़ा कर दिया, और जिताने के लिए पहली बार ये शब्द प्रयोग हुआ था, अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दो, दिया लोगों ने, और बीबी गिरी जीत गए थे। वो अलग बात है कि इतिहास को जब जनता पार्टी आई तो संजीव रेड्डी को 5 साल बाद राष्ट्रपति बनाया। तो अंतरात्मा की आवाज़, अगर कर्नाटक में कोई पुराना कांग्रेसी जो बीजेपी में था वो वोट देते तो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है। और हिमाचल के अंदर खुल के विरोध करें उन्हीं के लोग, क्योंकि वहाँ हिमाचल में सुक्खू को बनाना, सुखविंदर सिंह को, राजा साहब के परिवार को जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उनको पसंद नहीं आया था। जो पहले मंत्री रहे हुए थे उनके टाइम में, वो आज बिना मंत्री रहे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसको रोज़ याद आएगा दिन में से 100 बार, यार ये तो मैं होता था ना, ये तो मैं होता था ना। मतलब जो उस जितने, अब मैं नाम गिनाऊँ या ना गिनाऊँ, मान लो राजेंद्र राणा हो, सुधीर शर्मा हो, छोटी स्टेट है, 6 लोगों ने खुल के, चिपके तो नहीं किया, पहले भी बताते रहे हो। हाँ, उन्होंने शिकायत भी की कांग्रेस आला कमान को, अपनी ग्रीवेंस भी रखी है। 3 मुख्यमंत्री स्तर के लोग, 2 पूर्व, 1 उप मुख्यमंत्री भेजा, डिफ्यूज हुआ है। पर छोटी स्टेट को इंस्टेबल करना, मैं पॉलिटिकली ये मानता हूँ कि ठीक नहीं है। मैं इसलिए मानता हूँ कि अडवाणी जी ने, डिप्टी CM PM थे, मुझे और मुखी जी को बुला के एक बार ये डांटा था, जब दीपचंद बंधु एंड कंपनी 22 लोग कांग्रेस से अलग होकर सरकार बना रहे थे। आप भी शायद पत्रकार थे, थोड़ा उस समय सुना हो। तो हमें एक बात कह दी थी, दिल्ली छोटी स्टेट है, यहाँ पर अस्थिरता लाना राजनीतिक रूप में राजधानी में ठीक नहीं है, अपने हाथ खींच लो। लेकिन आपकी बातों में तो विरोधाभास हो गया। एक तरफ तो अभी आपने ये कहा कि अंतरात्मा की आवाज पे उन्होंने वोट दिया, उसको खरीद फरोख्त क्यों कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अस्थिरता लाई जा रही है, आप स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं स्वीकार ये कर रहा हूँ। मैं एज ए पॉलिटिकल, अगर केवल पार्टी की बात करूँ तो जो पहले का वो है, परंतु आज मैं पार्टी से थोड़ा ऊपर उठकर भारत की राजनीति का भी पर्यवेक्षक हूँ।
विचारधारा मेरी 100% राष्ट्रवादी है, राष्ट्र प्रथम। जी। परंतु मैं अंध उनमें से नहीं हूँ कि जो मेरे कोई ड्यूटी नहीं है उसको डिफेंड करने की। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में जिसको जनता चुन के भेजे, जिस टेन्योर के लिए भेजे, उसको काम, हर पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, सब उनको काम करने का अवसर मिले, कोई बहाना ना मिले। परंतु राजनीतिक लोग वो वायदे ना करें जो पूरे, आज झगड़ा क्यों पड़ा है, जो वायदे इन्होंने कर लिए उनके लिए धन कहाँ से आएगा। अब एमएलए के फंड रोक दोगे, एमएलए के काम नहीं होंगे, छोटी स्टेट होंगी, क्योंकि आपने जो फ्री बाई की थी, जो ये देंगे वो देंगे ये देंगे। आज कर्नाटक में भी वही समस्या है। किसी दिन वहाँ की भी आप समाचार सुन लेना, विदिन शायद 10 दिन 15 दिन में, क्योंकि उनकी कदर हट जाती है जब उनके यहाँ विकास के काम ना हो। ठीक है, ये तो आपने बड़ा एक साफ गोई से इस बात को आपने स्वीकार किया कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहेंगे। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कही। लेकिन डॉक्टर साहब, 6 जो विधायक थे उनकी सदस्यता चली गई। अब क्या भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस का या हिमाचल प्रदेश की सरकार का? मैं उसकी अभी देख रहा था, हम उनको माफ़ कर देंगे। कैसे कर दोगे? एक बार डिस्क्वालीफाई स्पीकर ने कर दिया तो अब तो कोर्ट में जाएंगे वो लोग निश्चित तौर पर। परंतु सुक्खू कह रहा था कि हमारे ही भाई हैं, हम उनको माफ़ कर सकते हैं। नहीं, क्या किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? किए कहो ना हमने किए हैं डिस्क्वालीफाई, अब दोबारा चुन के आएंगे और ठीक होंगे तो टिकट कांग्रेस भी दोबारा दे देगी। अभी वो अयोग्य घोषित हो गए हैं, डिटेल्स आएंगे, क्योंकि होनी है। अब तक कोर्टों में जाते रहे लोग, को पहले भी हुई है। अब 6 साल के लिए भी होंगे तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो अब क्या लगता है, सरकार बच गई? या जयराम ठाकुर तो बोल रहे हैं कि सरकार केवल 3 महीने का ही समय है, सरकार तो विश्वास खो चुकी है। जयराम की अपनी कुछ चीज़ें कहना उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष के नेता है जी, और मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरे लिए वो कोई बाध्यता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले अब सरकार कहीं जाएगी। 3 महीने कह लो या 6 महीने का, मैं नहीं कह रहा। परंतु अस्थिरता देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी कॉरपोरेशन के लिए उचित नहीं है। चलिए ठीक है। और लास्ट सवाल, आज जो है इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की एक सूची आ जाएगी जिसमें 100 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो हमारी कमज़ोर सीटें थी वो, प्लस जो बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री की निश्चित पहली लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो आज मुझे लगता है 100 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। कोई नंबर पार्टी के दिमाग में हो कि ज़रा कैची हो, तो 400 के पार वाली जब बात कर रहे हैं तो मिनिमम 100 तो जरूर होंगी। 101 भी हो सकता है, 111 भी हो सकता है, कोई भी फिगर हो तो कोई भी शुभ नंबर हो सकता है। शुभ नंबर हो सकता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि हिमाचल में तो सदस्यता चली गई है कांग्रेस के विधायकों की। अब कांग्रेस क्या कदम उठाती है यूपी में भी अपने विधायकों को रोकने के लिए? जी, 34 उनके हैं, 25 में 3 मालूम इंडिपेंडेंट, तो बहुमत में तो सरकार नहीं आ पाएगी। अब ये चुनाव दोबारा हों, एक तो ये है कि कोर्ट में तो जाएंगी निश्चित तौर पर। अदरवाइज मान लो पार्लियामेंट के साथ ही अच्छे चुनाव कराएं तो 6 की 6 हार जाएंगे। तो पार्लियामेंट के तो जो सीटें हैं, आज समझौता क्यों हुआ? क्यों प्रतिभा सिंह जी स्वयं मंडी से सांसद हैं, निश्चित तौर पर दोबारा लड़ना चाहती हैं। और ये जो विधायक क्रॉस हुए हैं इनमें से ज़्यादातर हमीरपुर के हैं। तो अनुराग की सीट तो पहले भी बढ़िया थी, और कांगड़ा हमारी हमेशा अच्छी रही है। शिमला और मंडी थोड़ी डाइसी होती जी। तो मंडी में क्योंकि रानी साहिबा स्वयं लड़ेंगी, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है उनके सामने कंगना लड़ेगी। अच्छा, तो वो खतरा उनको नज़र आ रहा है कि 4 सीटें पहले भी जीतती रही है भाजपा, और अभी भी अगर कंगना लड़ेगी तो निश्चित तौर पर रानी साहिबा लड़ने से पहले ही शायद बैकआउट करे। ठीक है। राजनीति जो है संभावनाओं का और अनिश्चितताओं का खेल है। देखते हैं कि आगे ऊँट किस करवट बैठेगा। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।